Hello guys, welcome you all in this session. In this session, we will going to discuss about structure of Reserve Bank of India. In last session, we have discussed about history of Reserve Bank of India, in which we have discussed about the Reserve Bank of India establishment. हमने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैसे स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए कौन सी कमिटी बनी, कौन सा कमीशन बना, कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, किस एक्ट के तहत हुई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर प्रेजेंट में कहां पर है, जब स्थापित हुआ था तब कहां पर था, साथ ही साथ कितनी इनिशियल कैपिटल के साथ स्थापित हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ। तो जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिस्ट्री से बनते हैं, उसके इतिहास से बनते हैं, वो सारे पॉइंट हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। तो प्लीज डू वॉच आवर लास्ट सेशन। ओके, देन अगर हम बात करें इस सेशन की, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में। देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी बॉडीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं और वो क्या कार्य करती हैं, कितने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, कौन कौन डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, कितने डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, क्या उनका टेन्योर होता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको आज के सेशन में मिलेंगी, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा ही न्यूज में रहता है। आप कभी भी न्यूज़पेपर उठा के देखोगे, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में दिखेगा, और उसकी जो स्ट्रक्चर्स की जो बॉडीज में आज डिस्कस करने वाला हूं, वो बॉडीज भी आपको न्यूज में दिख रही होंगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे स्टेप लेता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के जो स्टेप लेता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लेता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, एंड सेंट्रल बैंक हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को जो कंट्रोल करता है वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी कंट्री के जो इकोनॉमी है उन्हें कंट्रोल करे। इकोनॉमी में जितनी भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी वित्तीय जो प्रॉब्लम्स हैं, वित्तीय जो संकट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हम हिंदी में वित्तीय संकट बोलते हैं, ठीक है ना। वित्तीय समस्याएं, तो जितनी भी वित्तीय समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या हैं, उन आर्थिक समस्याओं का जो निवारण है, जो अगर देखें पॉलिसीज मेकिंग जो करता है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन पॉलिसीज की वजह से ही कंट्री की जीडीपी बढ़ती है और कंट्री में बेरोजगारी कम होती है। तो कंट्री की इकोनॉमी के लिए इनकी पॉलिसीज काफी रिस्पॉन्सिबल है, और इनकी जो बॉडीज हैं, इनकी जो वो बॉडीज फंक्शन कर रही हैं, उनके फंक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और काफी कुछ जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का नाम था हिल्टन एंड यंग कमीशन, जो 1926 में बनी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट सेशन में, शायद आपको याद हो कि 1923 में एक बुक लिखी थी भीमराव अंबेडकर जी ने, बी आर अंबेडकर जी ने एक बुक लिखी थी, 1 रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स एग्जिस्टेंस। उस बुक के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि कंट्री में जो भी उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उस समय जो भी वित्तीय प्रॉब्लम चल रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। हमारे क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले जो बैंक एज अ सेंट्रल बैंक कार्य कर रहा था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बट वो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वो एज अ कमर्शियल बैंक भी कार्य कर रहा था और एज अ सेंट्रल बैंक भी कार्य कर रहा था। तो जो भी वो पॉलिसीज मेकिंग या पॉलिसी बनाता था, तो मैक्सिमम पॉलिसी अपने फेवर में बनाता था। ट्रांसपेरेबिलिटी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो काफी चीजों में की वजह से, काफी अगर बात करें कमियां थी, जिनकी वजह से वो बैंक प्रॉपरली पूरी कंट्री की बैंकों को रेगुलेट नहीं कर पा रहा था, या एज अ प्रॉपर सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं कर पा रहा था। तो वहां पर उन्होंने सुझाव दिया था कि कंट्री में उस समय काफी वित्तीय संकट चल रहे थे, काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी हमारी कंट्रीज में 1920 में। एक्चुअली आपको पता ही होगा कि 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। और जब भी वॉर होती है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में बहुत पड़ता है। और शायद आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था। तभी अगर आप देखोगे कि 2020 में जब पेंडेमिक आया, ये कोरोना वायरस, तब लोगों ने बोला, या रिसर्च में भी देखने को मिला, कि इस तरीके का जो पेंडेमिक आता है वो 100 साल के बाद आता है। तो 100 साल पहले यानी 1920 में वो पेंडेमिक आया था। तो मैंने बताया भी था लास्ट सेशन में कि हमारे क्या कुछ 90 प्लस बैंक फेल्ड हो गए थे वॉर की वजह से।
इकोनॉमी प्रॉब्लम में थी, पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी प्रॉब्लम में थी, तो वहां पर काफी ज्यादा जो बैंक थे वो फेल्ड हो गए थे, कुछ 93 प्लस बैंक फेल्ड हो गए थे। तो वहां पर उस समय जो भीमराव अंबेडकर जी थे, बी आर अंबेडकर जी थे, उन्होंने अपनी बुक में वो सुझाव दिया था कि अगर हमें कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है तो हमें कंट्री में एक एज अ एक एक सेंट्रल बैंक चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक चाहिए जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, जो पॉलिसीज मेकिंग करे। उस समय अगर देखें तो वर्ल्ड की और भी इकोनॉमी सफर हो रही थी। और अगर आप थोड़ा बहुत इकोनॉमी पढ़ो या थोड़ा इकोनॉमी में जब जाओगे या देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, जो आज जिन थ्योरीज पे आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चल रही है, वो थ्योरीज भी 20s और 30s में लिखी गई हैं। जिन थ्योरीज पे, जिन कॉन्सेप्ट पे आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी रन हो रही है, वो भी 20s और 30s में लिखी गई हैं। तो वही बात है कि उस समय जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे वो भी एक्टिवेट हुए और उन्होंने बहुत सारी प्रिकॉशन या मेजर बताया कि इस तरीके से सेंट्रल बैंक को कार्य करना चाहिए, ये सेंट्रल बैंक की ड्यूटीज होती हैं और इस तरीके से इकोनॉमी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो उसकी ड्यूटीज, उसके रूल्स रेगुलेशन सारे के सारे उस समय फ्रेम हो रहे थे और बताया भी जा रहा था कि इस तरीके का सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ना कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिस तरीके से सेंट्रल बैंक का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वैसा नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए गए और वहां पर फिर यहां पर इसका सुझाव दिया गया कि उसी स्ट्रक्चर पे, उसी फॉर्मेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कंट्री में, भारत में उस तरीके का बैंक होना चाहिए जो जो अगर बात करूं वो स्ट्रांग पॉलिसीज, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो स्ट्रांग पॉलिसीज हैं उन्हें इंप्लीमेंट करके वो कंट्री की इकोनॉमी को सही कर सके। तो मैंने काफी कुछ बता दिया। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1926 में हिल्टन एंड यंग कमीशन बना। उस बुक के सुझाव पर आगे भीमराव अंबेडकर जी का कोई भी नाम नहीं था, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि भीमराव अंबेडकर जी का कोई भी नाम नहीं था। ठीक है, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो हिल्टन एंड यंग कमीशन बना आरबीआई की स्थापना के लिए। 1927 में जो भी बिल उन्होंने प्रस्तुत किया था 1926 में, जब भी हम कोई बॉडी स्टैब्लिश करते हैं तो हमें पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जब वो बिल प्रस्तुत किया तो वो बिल क्या हो गया, फेल्ड हो गया। उसमें कुछ कमियां थी, उसमें कुछ खामियां थी। और वही बात है कि मैंने बताया कि 20 तो 30s के टाइम पर ही रिजर्व जो कंट्री के सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस किया जा रहा था। तो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे सजेशन लिया गया और फिर बाद में फिर से उस बिल को अमेंड करके प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यानी उस जो भी कमियां खामियां थी उन्हें दूर करके फिर से उस बिल को प्रेजेंट किया गया, काफी सजेशन लिए गए और भी इकोनॉमिस्ट थे और एक प्रॉपर बिल बनाया गया, उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, वो पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया। ये जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम होगा वो कंट्री के सेंट्रल बैंक के हाथ में होगा। तो जब वो बिल प्रेजेंट किया गया तो 1924 में वो बिल पास हो गया और बन गया आपका आरबीआई एक्ट 1934। जब एक्ट बन गया तब बॉडी स्थापित हो गई और बॉडी कब स्थापित हुई, 1 अप्रैल 1935 में। और जब ये बॉडी स्थापित हुई थी आरबीआई की, तब ये कहां पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी, कलकत्ता में, विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 5 करोड़। मैंने आपको लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो एज अ प्राइवेट बैंक हुई थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि आजादी से पहले भारत में जितने भी बिजनेसेस थे सारे के सारे क्या होते थे, प्राइवेट होते थे, प्राइवेट कंपनीज होती थी, कोई भी गवर्नमेंट के अंडर कोई भी कंपनीज नहीं आती थी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जितनी भी जो बिजनेसेस होते हैं सारे के सारे प्राइवेट एंटिटीज होती हैं। तो भारत में जितने भी बैंक थे उस समय, जितने भी बैंक थे सारे के सारे प्राइवेट बैंक थे। आजादी से पहले आपका पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या और भी बहुत सारे बैंक हैं जो स्थापित हो चुके थे। और वो आज के टाइम पे जो आज हम देखते हैं बड़े बड़े बैंक पीएनबी वगैरह, ये आज सरकारी बैंक हैं, उस समय ही एज अ प्राइवेट बैंक रन हो रहे थे। तो कंट्री में सारे प्राइवेट बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, सारे प्राइवेट बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए एक सेंट्रल प्राइवेट बैंक बनाया गया। तो आरबीआई जो था वो एज अ सेंट्रल प्राइवेट बैंक कार्य कर रहा था हमारी कंट्री में। क्लियर? देन आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कब शिफ्ट हो गया, 1937 में शिफ्ट हो गया बॉम्बे में। ठीक है ना, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो 1937 में कहां शिफ्ट हो गया, बॉम्बे में शिफ्ट हो गया, यानी मुंबई में। ठीक है, देन एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब देश आजाद हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने मिक्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया।
तो मैंने बताया था कि इकोनॉमी तीन तरीके की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। आप लास्ट सेशन को देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है ये सोशलिस्ट क्या होती है, कैपिटलिस्ट क्या होती है और मिक्स क्या होती है। तो जब देश आजाद हो गया तो हमारी गवर्नमेंट ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ना अपना के मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कुछ बिजनेस प्राइवेट कंपनीज रन कर रही होती हैं कंट्री में और कुछ बिजनेसेस गवर्नमेंट रन कर रही होती हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जब हमारे के यहाँ सारे के सारे बिजनेस प्राइवेट थे, अब गवर्नमेंट मिक्स इकोनॉमी रन करने जा रही थी, तो वो कुछ बिजनेसेस अपने अंडर लेती जा रही थी। तो उसने आरबीआई को भी अपने अंडर लिया। ठीक है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ वो विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत हुआ। पहले इसका नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट था, बाद में इसका नाम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया। तो आपसे अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ वो ऑन 1 जनवरी 1949 में हुआ विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 में हुई। तो ये हमने एक आपको एक ब्रीफ यहां पर मैंने बता दिया हिस्ट्री। इसे मैंने लास्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करी थी, आप प्लीज लास्ट सेशन को भी देख लेना, जहां पर आपको जितनी भी जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आई होप आपको अब हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो प्रीएम्बल भी मैंने कल डिस्कस कर लिया था, प्रीएम्बल भी आप देख लीजिएगा, लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें मैंने प्रीएम्बल भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स की। तो जनरल पॉइंट्स में मैंने आपको बताया ही है कि 1 रुपी इट्स ओरिजिन इट्स एग्जिस्टेंस। ये जो बुक है किसने लिखी थी, ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लिखी थी। कब लिखी थी, 1923 में। ठीक है, और इस बुक में उन्होंने सजेस्ट किया था कि कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। क्लियर, यानी जो सेंट्रल बैंक का सजेशन भी दिया था स्टैब्लिश होने का, वो एक इंडियन ने दिया था, बट इनका कहीं नाम नहीं आता है क्योंकि जो कमिटी बनी थी उसे स्टैब्लिश करने के लिए वो ब्रिटिशर्स की थी। देन आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ जो आरबीआई के गवर्नर रहे वो 1 अप्रैल 1935 से लेके 30 जून 1937 तक रहे। ठीक है, यानी कुछ समय तक ही रहे, यानी 2 साल रहे, 1935 से लेके 1937। देन आपको सेकंड गवर्नर के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि सेकंड गवर्नर कौन रहे आरबीआई के। जो सेकंड गवर्नर रहे जेम्स टेलर, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 1937 यानी 1 जुलाई 1937 से लेके 17 फेब 1943 तक था। इनका कार्यकाल देख रहे हो, 6 साल तक का था, 6 साल का कार्यकाल। अगर हम आज देखें, प्रेजेंट टाइम में देखें, तो प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल होता है, प्रेजेंट जो टेन्योर अगर हम देखें, तो आरबीआई गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई गवर्नर का टेन्योर कितना होता है, तो 3 साल। और अगर एक्सटेंड भी करना होगा तो एक्सटेंड होके भी अगर हम देखें तो 5 साल तक का रहता है। अगर एक्सटेंड किया गवर्नमेंट ने तो 2 साल और एक्सटेंड करेगा, उससे ज्यादा नहीं करता। लेकिन जो अपॉइंट किया जाता है जब आरबीआई गवर्नर को, तब उन्हें 3 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाता। लेकिन उस समय ये नहीं था, उस समय अगर हम देखें तो 6 साल का कार्यकाल था। ठीक है ना, 6 साल का जो टेन्योर रहता था आरबीआई गवर्नर का। आप यहां भी देख सकते हो कि जो तीसरे गवर्नर थे, जो थर्ड गवर्नर थे, जिनका नाम था सीडी देशमुख, उनका कार्यकाल भी 6 साल का था। देखो 1943 से लेके 1949 तक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये टेन्योर नहीं पूछा जाएगा पेपर में। हाँ, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के थर्ड गवर्नर कौन थे। थर्ड गवर्नर का क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि जो थर्ड गवर्नर थे वो पहले इंडियन गवर्नर थे, पहले भारतीय थे। आरबीआई के पहले पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे, जिनका नाम था सीडी देशमुख। इस नाम को काफी अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सीडी देशमुख। अगर पूछा जाए पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्लियर, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो प्रेजेंट गवर्नर जो है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास। इन्हें 12 दिसंबर 2018 में अपॉइंट किया गया था और 3 साल का कार्यकाल है, तो ऑब्वियसली बात है ये 2021 तक ये रहेंगे। ठीक है, और ये 25th गवर्नर है आरबीआई के। ही इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई।
अगर पूछे कि रिजर्व ये शक्तिकांत दास जी से पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास जी से पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल वॉज द 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई। और उनसे पहले रघुराम राजन, ही वॉज द 23rd गवर्नर ऑफ आरबीआई। पूछा जा सकता है कि 24th कौन थे, ठीक है। आपको पहले का पता होना चाहिए, प्रेजेंट का पता होना चाहिए, और प्रेजेंट से पहले कौन थे ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सारे नाम आपको बता दिए। देन हाँ, अब बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की को अगर हम देखें, आरबीआई में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, टोटल 21 मेंबर्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन में 15, 20, 21, 22 आएगा, ऑप्शन ये रहेंगे, लेकिन आपका सही जवाब क्या होगा? 21। देयर आर टोटल 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आरबीआई के जो जितने भी फैसले होते हैं ना, वो सारे के सारे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर हम देखें तो एक तो हो गए गवर्नर, गवर्नर हेड, गवर्नर इज द हेड ऑफ आरबीआई, ओके। एक तो हो गए गवर्नर, और चार होते हैं इसमें डेप्यूटी गवर्नर। चार इसमें डेप्यूटी गवर्नर का भी कॉन्सेप्ट है, देखो यहां लिखा भी है। एक हो गए गवर्नर, ठीक है, चार हो गए आपके डेप्यूटी गवर्नर, देन दो हो गए आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से, दो वित्त मंत्रालय से भी होते हैं। दो मेंबर कहां से होते हैं? वित्त मंत्रालय से। फाइनेंस मिनिस्ट्री से दो मेंबर्स को लिया जाता है, ठीक है। और ये जो दो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में दिया गया, यूजली दे आर फ्रॉम द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और दे आर द फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी, ये दो होते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। देन 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। तो अगर हम देखें आगे तो 10 जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये जो 10 मेंबर्स होते हैं ये कौन कौन होते हैं? ये जनरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रही होती है, या तो किसी प्रोफेसर्स को, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स हैं, या कोई, या अगर देखें कोई स्कॉलर्स हैं, या कोई रिसर्चर हैं इकोनॉमिक्स के, या कोई बिजनेसमैन है, कोई सीए है, इस तरीके के जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की फील्ड से जो पर्संस होते हैं, जो उसमें एक तरीके के दिग्गज होते हैं, उन्हें लेते हैं, ठीक है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो 10 मेंबर हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है, और इनके नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो एक मैं आपको राहत की बात बताता हूं कि इनके नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये दो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो मेंबर अपॉइंट किए जा रहे हैं उनके नाम भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो नाम याद रखने की आवश्यकता है वो ये 5, एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम याद रखने की आवश्यकता है, ओके। तो यहां पर मैंने देख लिया टोटल कितने मेंबर हो गए, 5, 7 और 10, टोटल हो गए 17, ठीक है। अब 4 मेंबर, देखो यहां लिखा है, 4 जो डायरेक्टर होते हैं वो लोकल बोर्ड से अपॉइंट किए जाते हैं। आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड्स भी हैं। आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड्स हैं, यानी एक तरीके के जोनल बोर्ड होते हैं। जैसे जोन्स होते हैं, जोन्स को डिवाइड किया जाता है, साउथ जोन, आपका नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, इसी तरीके से जोनल बेसिस पे 4 ऑफिसेस हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। और इन 4 ऑफिसेस से, इन 4 लोकल बोर्ड से 4 मेंबर्स हैं। इन 4 लोकल बोर्ड से 4 मेंबर्स होते हैं। तो इन चार बोर्ड से 4 मेंबर्स को मिला के अगर देखें तो टोटल अगर हम देखें तो आपके 21 मेंबर होना है। तो आरबीआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकल बोर्ड से कितने मेंबर होते हैं? 4। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने मेंबर्स को अपॉइंट करती है? 10। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कितने मेंबर्स होते हैं? तो 2। और आरबीआई जो डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो 4। तो संख्या पता होनी चाहिए, नाम सिर्फ 5 के पता होने चाहिए, ठीक है। या अगर हाँ, हाल ही में अगर कोई रिसेंटली चेंज हुआ इन बाकी मेंबर्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी हाल ही में न्यूज में आ गया कि जो दो मेंबर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपॉइंट होते हैं वो अभी हाल ही में नए अपॉइंट हुए हैं। दो मेंबर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है वो हाल ही में भी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। तो वो जो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं उनके नाम आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर इन मेंबर्स में कोई रिक्रूटमेंट होता है हाल फिलहाल में तो आपको वहां पर उस मेंबर का नाम याद रखना पड़ेगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको नाम जानने की आवश्यकता सिर्फ 5 लोगों की है। एक का नाम तो हमें पता है कि जो आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। अब अगर हम देखें तो 4 जो डेप्यूटी गवर्नर हैं, जो 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं उनके नाम जानना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में 3 मई 2021 में अपॉइंट हुए टी रविशंकर।
अभी हाल ही में मई के मंथ में हुए टी रविशंकर, तो इनका नाम पेपर में जरूर बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है कि ये हाल ही में कौन से डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, तो टी रविशंकर हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। एम राजेश्वर राव हैं, एम राजेश्वर राव 2020 में हुए थे। एम डी पत्रा भी 2020 में हुए थे, और एक एम के जैन है जो 2018 में हुए थे। और जनरली जो डेप्यूटी गवर्नर का भी जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 3 साल का होता है। ठीक है, तो आपको ये चारों नाम याद रखने की आवश्यकता है। अगर हाल फिलहाल अगर कोई किसी भी मेंबर का कार्यकाल खत्म होता है या कोई नया मेंबर अपॉइंट होता है, तब आपको उसे वहां पे अपडेट करना पड़ेगा। बट रिसेंट अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एम डी पत्रा और एम के जैन। तो ये 4 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, देन अब हम बात कर लेते हैं सब्सिडरीज की। तो स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हुए अब हम आ रहे हैं आरबीआई की सब्सिडरीज पे। आरबीआई की 4 सब्सिडरीज हैं, 4 आरबीआई की सब्सिडरीज है। सब्सिडरीज क्या होती हैं? सब्सिडरीज एक तरीके की सहायक संस्था होती हैं। जैसे आरबीआई पूरे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को जो स्टेबलाइज कर रहा है वो आरबीआई कर रहा है। तो आरबीआई ने उस अपने जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी के कार्यों को करने के लिए उसने कुछ कार्यों को डिवाइड कर रखा है, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग बॉडीज को वो कार्य दे रखा है। ठीक है ना, समझ रहे हो कि मान लो अगर आपने कोई बिजनेस खोला और वो बिजनेस बढ़ने लगा, आपने एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री डाल ली, 2 से 3 फैक्ट्री डाल ली, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहां पर जब आप बिजनेस बढ़ा रहे हो तो वो आपकी क्या हो गई, बॉडीज हो गई। ठीक है, तो उन बॉडीज के बारे में हम देख लेंगे। वो आप वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट, जैसे आप अपने बिजनेस का कर रहे हो वैसे आरबीआई का भी है। तो आरबीआई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए उसने और भी बॉडीज को स्थापित कर रखा है। ठीक है, तो कौन कौन सी बॉडीज हैं आइए देख लेते हैं। तो एक है डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में फुल फॉर्म जरूर आता है। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डीआईसीजीसी में सी का क्या मतलब है, ये वाले सी का क्या मतलब है, या आई का क्या मतलब है। तो फुल फॉर्म पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तो डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। देन अगला जो सब्सिडरीज है उसका नाम क्या है? बीआरबीएनएमपीएल। बीआरबीएनएमपीएल की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नाम अगर देखोगे, ये अगर शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो काफी बड़ा सा लगेगा, BRBNMPL, बट नाम अगर आप पढ़ोगे तो काफी आसान सा नाम है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, याद हो जाएगा, 2-3 बार अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। देन जो तीसरी सब्सिडरी है वो है रिबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एंड द फोर्थ सब्सिडरी इज इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इफ्टास। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो ये टोटल 4 सब्सिडरीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की कितनी टोटल सब्सिडरीज हैं, तो टोटल 4 सब्सिडरीज हैं। ओके, तो आइए इन सब्सिडरीज के बारे में जान लेते हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो जान लेते हैं, और इनसे इनके फंक्शन क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, ये करते क्या हैं वो भी जान लेते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और यहाँ पे एड ऑन बता देता हूं कि आरबीआई की पहले 2 सब्सिडरीज और थी, 2 सब्सिडरीज आरबीआई की और थी। बट 2019 में क्या हुआ कि ये जो दोनों सब्सिडरीज थी, दे आर 100% ओन्ड बाय 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो 2 सब्सिडरीज और थी उन्हें अपने अंडर ले लिया। तो अगर देखें तो आरबीआई की टोटल पहले 6 सब्सिडरीज थी, 6 सब्सिडरीज थी। 2019 में अप्रैल के मंथ में ये जो 2 सब्सिडरीज थी, और ये जो 2 सब्सिडरीज थी ये 2 बैंक थे, ये 2 बैंक थे। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका नबार्ड, नबार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नबार्ड आरबीआई की सब्सिडरीज में आता था। और एक थी एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैंक में मैंने आप लोगों को नबार्ड के बारे में और एनएचबी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, तो नबार्ड और एनएचबी दोनों ही डेवलपमेंट बैंक है। मैंने आपको बताया था कि कंट्री में टोटल सिर्फ 4 डेवलपमेंट बैंक है, टोटल 4 डेवलपमेंट बैंक हैं, जिसमें से 2 जो डेवलपमेंट बैंक थे वो पहले आरबीआई की सब्सिडरीज थी, बट अब इन दोनों सब्सिडरीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया।
और जो टोटल चार जो डेवलपमेंट बैंक है, टोटल चार जो डेवलपमेंट बैंक हैं, दे ऑल आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे ऑल आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो चार डेवलपमेंट बैंक कौन से हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हो गया नाबार्ड, एक हो गया एनएचबी, एक हो गया एक्सिम बैंक और एक हो गया सिडबी। क्लियर? तो चार जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, अब उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब वो जो उसे जो पूरी तरीके से ओन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। पहले अगर देखें तो ये जो दो सब्सिडरीज थी, जो ये दो डेवलपमेंट बैंक थे, वो आरबीआई के थे। ठीक है, अब नहीं है। तो अब टोटल आरबीआई की कितनी सब्सिडरीज है, चार हैं। क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डीआईसीजीसी की। तो डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या है, क्या इसका फंक्शन है, वो मैं भी आपको बताता हूं। तो ये डीआईसीजीसी की इंपॉर्टेंट डिटेल है, इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डीआईसीजीसी की स्थापना कब हुई। तो डीआईसीजीसी की स्थापना जो हुई वो हुई 15 जुलाई 1978 में। कब हुई? 15 जुलाई 1978। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। ये क्वेश्चन कई बार आया है, डीआईसीजीसी से क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर एस्टैब्लिशमेंट डेट जरूर पूछी जाती है। और डीआईसीजीसी अगर आप देखोगे, अगर आपने बजट पढ़ा होगा, 2021 के बजट में भी डीआईसीजीसी से रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट करी थी निर्मला सीतारमन जी ने, और 2020 में भी डीआईसीजीसी से रिगार्डिंग बजट में अनाउंसमेंट थी। तो डीआईसीजीसी न्यूज में भी काफी रहता है। अगर कोई बैंक डूब रहा होता है, इंसॉल्वेंट हो रहा होता है, तब भी न्यूज में रहता है। क्यों रहता है वो अभी मैं बताऊंगा, और इसका फंक्शन क्या है। तो आप पहले ये इंपॉर्टेंट डिटेल नोट डाउन करते जाओ। फुल फॉर्म तो हमने देख ही लिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, established 15 जुलाई 1978, headquarter Mumbai. Then DICGC was formed by merging Deposit Insurance Corporation and Credit Guarantee Corporation of India Limited. तो इसके स्थापित होने से पहले दो बॉडीज थी जो आरबीआई के अंडर आती थी, डीआईसीजीसी और सीजीसीआई। तो इन दो बॉडीज को मर्ज करके आरबीआई ने एक बॉडी बना दिया। The function of DICGC are governed by the provision of DICGC Act 1961. तो डीआईसीजीसी का अपना खुद का कानून है, यानी जो भी डीआईसीजीसी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी वो कार्य कर रहा है, वो अपने एक्ट के तहत कर रहा है। और मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि एक्ट में क्या होते हैं, एक्ट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन। एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो जो भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है डीआईसीजीसी, वो अपने एक्ट के थ्रू ही कर रहा है। ओके, तो यहां पर देखें तो ये डीआईसीजीसी एक्ट जो है वो 1961 में बना था, बॉडी 1978 में स्थापित हुई थी। तो यहाँ पर याद रखना, जनरली हम देखते हैं ना कि मान लो अगर जिस ईयर में एक्ट बना है उसके अगले ईयर में बॉडी स्टैब्लिश हो रही होती है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। आप देखो कि इसका एक्ट पहले बन गया था बट बॉडी बाद में हुई। ठीक है, तो इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेना ध्यान से। फिर क्या लिखा, फ्रेंड बाय आरबीआई, डीआईसीजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट एंड गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। अब ये इसके फंक्शन के बारे में यहां बताया, क्या बताया है कि ये क्या करता है, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कहां पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है? ये हमारे जो भी डिपॉजिट्स होते हैं ना बैंक्स में, उन उन पैसों को ये क्या करता है, इंश्योर करता है। जो भी कस्टमर बैंक में पैसा जमा कर रहा है, हर एक कस्टमर का बैंक में पैसा क्या होता है, इंश्योर होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये न्यूज में क्यों रहता है, क्योंकि जब कभी कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो रहा होता है, यानी अगर कोई बैंक डूब रहा होता है, तो ये न्यूज में रहता है। तो आप समझ रहे हो अब कि ये जो डीआईसीजीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत में जितने भी बैंक्स हैं, उन बैंकों के जितने भी जो कस्टमर्स हैं, उनके अकाउंट को इंश्योर करता है, उनके अकाउंट में इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम देखें, आरबीआई ने बोल रखा है कि अगर आरबीआई ने किसी को बैंक का लाइसेंस दिया है, बैंक ओपन करने का लाइसेंस दिया है, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो भी कस्टमर पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, जो भी कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, हर एक कस्टमर का बैंक को क्या करना है, इंश्योरेंस करना है। हर एक कस्टमर का बैंक को क्या करना है, इंश्योरेंस करना है। हर एक कस्टमर का जो बैंक में डिपॉजिट है ना, जो भी बैंक में पैसा जमा है, उस डिपॉजिट का क्या करना है, इंश्योरेंस करना है। और ये जो बैंक इंश्योरेंस करते हैं कस्टमर्स के डिपॉजिट का, वो कहां पे करते हैं, वो डीआईसीजीसी में करते हैं। कहां पे करते हैं, डीआईसीजीसी में। तो आई होप आपको पता होगा इंश्योरेंस का मतलब क्या है। इंश्योरेंस मतलब बीमा।
मान लीजिए आप जब अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हो या आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ भी आपने अपना इंश्योरेंस आपने कोई भी करा रखा है, तो जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपको प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है उस इंश्योरेंस के बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है। अब मुझे 1 करोड़ के अपने इंश्योरेंस के लिए हर साल 40,000 रुपए देने पड़ते हैं एज अ प्रीमियम। और ये जो 40,000 रुपए जो मैं प्रीमियम दूंगा, ये 10 साल तक ही दूंगा। और मैं 1 करोड़ जो मेरा इंश्योरेंस हो जाएगा वो मेरे 85 ईयर्स तक का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरी जो पूरी लाइफ है वो क्या हो गई, इंश्योर हो गई। तो उसे इंश्योर करने के लिए मैंने क्या दिया, प्रीमियम दिया। अब यहाँ पर जो भी हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, तो पैसा जो भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसे उसके लिए हमें कोई भी प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली है। आरबीआई ने बोल रखा है कि अगर कोई भी भारत में बैंक है, हर एक बैंक को अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट का क्या करना है, इंश्योरेंस करना है। और जो भी प्रीमियम अमाउंट बनती है वो कौन पे करता है, बैंक पे करता है। जब हम कुछ इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसी वजह से मैंने आपको ये बताया कि मैंने अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया तो मुझे प्रीमियम पे करना पड़ा। तो अगर बैंक भी अपने कस्टमर्स का इंश्योरेंस करा रहा है तो उसे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो बैंक प्रीमियम पे करता है, हम प्रीमियम पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो बैंक में हम जो भी पैसा जमा कर रहे हैं, जो भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जो भी पैसा आप जमा कर रहे हो, आप जो पैसा जमा करते हो बैंक में, वो दो जगह करते हो। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। मैंने आपको फंक्शन ऑफ बैंक के चैप्टर में डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बारे में अच्छे से बताया था। यहाँ मैंने बताया था कि बैंक में जब टाइम डिपॉजिट की बात करें, और टाइम डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका राफा आ जाता है, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। और मैंने बताया था कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आ जाता है। करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, फिक्स अकाउंट क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में मैंने फंक्शन ऑफ बैंक के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो बैंक में हम जो पैसा जमा कर रहे हैं, हम इन 4 अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। और हमारे हर एक अकाउंट का इंश्योरेंस होता है। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो तो ये आपका अकाउंट इंश्योर होता है। अगर आप फिक्स अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो तो ये भी अकाउंट इंश्योर होता है। अगर आप रिकरिंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो तो ये भी इंश्योर होता है। अगर आप करंट अकाउंट में कर रहे हो तो ये भी इंश्योर होता है। तो जितने भी जो बैंक की डिपॉजिट अकाउंट है, हर एक अकाउंट का आपका इंश्योरेंस होता है। और ये जो इंश्योरेंस होता है वो कितने तक की अमाउंट का होता है। अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि डीआईसीजीसी कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कस्टमर्स के डिपॉजिट में। तो जो डीआईसीजीसी है वो अप टू रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख थे, आपके फिक्स अकाउंट में 5 लाख थे, और आपके रिकरिंग अकाउंट में 2 लाख थे, और आपके करंट अकाउंट में 10 लाख थे। ठीक है, ये हमने एक फिगर ले लिया। और जिस बैंक में थे वो बैंक डूब गया। अब जब बैंक डूब गया तो आपको डीआईसीजीसी क्या करेगा, आपको पैसे प्रोवाइड करेगा। लेकिन डीआईसीजीसी ने बोल रखा है कि आपका जो इंश्योरेंस होगा अप टू ₹5 लाख तक का होगा। यानी अगर आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा डूबता है तो हम देंगे, लेकिन 5 लाख से ऊपर डूबता है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मान लीजिए आपके रिकरिंग अकाउंट में 2 लाख थे तो 2 लाख मिल जाएंगे। अगर आपके फिक्स अकाउंट में 5 लाख थे तो 5 लाख मिल जाएंगे। सेविंग अकाउंट में 1 लाख थे तो 1 लाख मिल जाएंगे। लेकिन करंट अकाउंट में कितने थे, 10 लाख, और वो डूब गया पैसा आपका, तो वहां पे 10 लाख नहीं मिलेंगे, वहां पे कितने मिलेंगे, 5 लाख। तो अप टू 5 लाख तक जितना भी पैसा होगा आपके उन अकाउंट्स में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो बैंक डूबा है। तो डीआईसीजीसी क्या करता है, यहाँ पे गारंटी लेता है आपके डिपॉजिट की अप टू ₹5 लाख तक की, कि अगर कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, डूब जाता है, तो वो वहां वो जो कस्टमर्स हैं बैंक के, उन बैंक के कस्टमर्स को अप टू ₹5 लाख तक का जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कर देगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और क्वेश्चन भी यही बनते हैं। पहले 2019 से पहले, बिफोर 2019 अगर हम देखें, तो ये अमाउंट कुछ अप टू ₹1 लाख थी। ठीक है, अप टू ₹1 लाख थी। और 2020 का जब बजट आया था तो उस बजट में ही यहाँ पर डीएसीजीसी की लिमिट बढ़ाई गई थी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे काफी अच्छे से। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सब्सिडरी। तो जो नेक्स्ट सब्सिडरी है उसका नाम क्या है, BRBNMPL। क्या नाम है, BRBNMPL। तो जैसे कि मैंने बताया कि नाम शॉर्ट फॉर्म बनने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, बट नाम इसका काफी ज्यादा आसान है। क्या नाम है,
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम अच्छे से याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इट वाज established on 3rd February 1995। डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डेट पूछी जाती है। 3 फरवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अगर कोई बॉडी की कोई बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके आपको फुल फॉर्म, उसके हेडक्वार्टर और उसकी स्टैब्लिशमेंट डेट पता होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती है, ये जनरल क्वेश्चन में आ जाते हैं। दीज आर द जनरल क्वेश्चंस। हाँ, अब इसका काम क्या है? बीआरबीएनएमपीएल के फंक्शन की बात करें तो नाम से समझ आ रहा है, नाम में ही अगर आप देखोगे तो काम छुपा हुआ है। जैसे आप देखो डीआईसीजीसी के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो क्या था? डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो नाम में ही उसका फंक्शन छुपा हुआ है, उसका काम छुपा हुआ है। तो ऐसे ही बीआरबीएनएमपीएल भी अगर देखोगे तो नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो नोट मुद्रण, कुछ समझ में आ रहा है कि नोट से रिलेटेड कोई कंपनी है, नोट प्रिंट करने की कंपनी है। तो सही गैस किया आपने कि ये क्या करती है? कंट्री में नोट प्रिंट करती है। तो आरबीआई की जो बॉडी नोट प्रिंट करती है उसका नाम क्या है? बीआरबीएनएमपीएल। कब स्थापित हुई थी? 1995 में। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करना। अब आप पूछोगे सर कि 1995 में जब बीआरबीएनएमपीएल स्थापित हुई, क्या उससे पहले नोट नहीं छपते थे? 1995 से पहले भी नोट छपते थे, बट 1995 से पहले जो नोट छापती थी वो आरबीआई की बॉडी नहीं थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो 1995 से पहले नोट छापती थी। बिफोर 1995 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी नोट छापती थी उसका नाम था एसपीएमसीआईएल। क्या नाम था? एसपीएमसीआईएल। तो एसपीएमसीआईएल जो ये बॉडी है, ये 1995 से पहले नोट छपती थी और ये आज भी छपती है, 1995 के बाद भी छपती है। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ी है, या अगर देखें डेंसिटी बढ़ी है, या आप देखोगे जो कंजम्पशन लेवल है वो बढ़ा है, तो नोट जो है, नोट की सप्लाई ज्यादा रिक्वायरमेंट रही। तो एसपीएमसीआईएल थी, बट रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और नोट छापने थे कंट्री की कंजम्पशन लेवल को फुलफिल करने के लिए, लोगों को मनी सप्लाई करने के लिए। तभी बीआरबीएनएमपीएल की स्थापना की गई। तो बीआरबीएनएमपीएल जो स्थापित किया वो आरबीआई ने किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एसपीएमसीआईएल है। अभी मैं आपको एसपीएमसीआईएल के बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये नोट छापने का कार्य करता है। जितने भी कंट्री में नोट छपते हैं वो बीआरबीएनएमपीएल ही छाप रहा है और एसपीएमसीएल दोनों ही छापते हैं, ठीक है। अब जो बीआरबीएनएमपीएल नोट छाप रहा है, इसके अंतर्गत दो प्रेसेस हैं। दो प्रेसेस हैं, यानी दो जगह हैं जहां पे नोट छपते हैं। इसका मेन हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु है, पर जो नोट छापने की जो प्रेसेस हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जहां नोट छपते हैं, वो दो जगह हैं। कहां कहां पर नोट छपते हैं? तो आपके जो नोट छपते हैं वो दो जगहों पे छपते हैं। एक है मैसूर कर्नाटक में और एक है सलबौनी वेस्ट बंगाल। कहां पर? मैसूर में। मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में। और सलबौनी एक जगह है जहां पर नोट छपते हैं, और सलबौनी कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। क्लियर? फिर ये एक लाइन लिखी है कि बीआरबीएनएमपीएल जो रजिस्टर्ड है वो किस एक्ट के तहत है। जैसे हमने डीआईसीजीसी का एक्ट देखा था, डीआईसीजीसी एक्ट है 1961, ऐसे बीआरबीएनएमपीएल को जो रजिस्टर्ड किया गया है वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत किया गया। इट हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये आरबीआई की बॉडी है तो ये प्राइवेट लिमिटेड क्यों है? आरबीआई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। तो सुनिए, यहां पर क्या है कि ये आरबीआई की सब्सिडरी है, आरबीआई से एज अ प्राइवेट एंटिटी रन करता है। जैसे एलआईसी है ना, एलआईसी के बारे में सुना होगा। एलआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, बट एलआईसी ने भी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले आईडीबीआई बैंक को अपने अंडर लिया था, याद हो। और आईडीबीआई बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, बट आईडीबीआई बैंक को एलआईसी एज अ प्राइवेट यूनिट रन कर रहा है। आईडीबीआई बैंक अब गवर्नमेंट बैंक नहीं है। तो इसी तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बीआरबीएनएमपीएल को एज अ प्राइवेट एंटिटी रन करता है। क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। अब वही सब जनरल पॉइंट में हम पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एसपीएमसीआई जो बॉडी है उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रेसेस आती हैं और कहां कहां है। तो एसपीएमसीआईएल का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देयर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रिंट बैंक नोट इन द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी। यानी अंग्रेजों के समय की प्रेस है। अंग्रेजों ने इस प्रेस को स्थापित किया था, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
लिमिटेड, लिमिटेड नहीं लिखा है तो लिमिटेड लगा दो, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जितने भी जो नोट छपते थे, देखो आप एक एक वर्ड को पढ़ो, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग और मिंटिंग। यानी कंट्री में जो सिक्योरिटी प्रिंट होती थी वो भी एसपीएमसीआईएल करता था, नाम में ही उसका काम है ना। जो भी नोट प्रिंट होते हैं, नोट जो प्रिंट होते हैं वो भी एसपीएमसीएल करता था। मिंटिंग क्या होती है? मिंट होते हैं कॉइन, कॉइन क्या होते हैं? मिंट होते हैं। आप पूछो सर ये सिक्योरिटीज क्या? सिक्योरिटीज अगर हम देखें तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक तरीके के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स को अगर हम देखें तो एक तरीके का बॉन्ड्स क्या होता है, लॉक इन टाइम पीरियड होता है, 2 साल का, 3 साल का, जैसे एफडी होता है वैसे ही। तो इसमें क्या होता है कि लोग क्या कर देते हैं, जो जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कर देते हैं, जिन्हें इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 2 साल 3 साल की बॉन्ड जारी करती है कि आप हमें 2 साल के लिए पैसा दे दो, 3 साल के लिए पैसा दे दो और हम आपका पैसा विद ब्याज लौटा देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उन्हें रन करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। उन्हें रन करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट कंपनीज के पास, जो गवर्नमेंट कंपनीज को जो पैसा चाहिए होता है अपनी अपनी कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू फंड रेज करते हैं। तो वो जो गवर्नमेंट बॉन्ड प्रिंट होते हैं वो भी एसपीएमसीआईएल में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड हैं, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड होता है टी बिल्स। टी बिल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, काफी क्वेश्चन बनते हैं और काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल भी होता है हमारी इकोनॉमी में। टी बिल्स, ठीक है। टी बिल्स हो गए, कुछ एक होते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड, इस तरीके के जो गवर्नमेंट बॉन्ड प्रिंट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एसपीएमसीआईएल में होते हैं, आज भी होते हैं। फिर प्रिंटिंग देखें तो नोट क्या होते हैं? जो नोट होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेसेस भी हैं इसके अंदर, अगर देखें तो 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्री में टोटल कितनी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, तो कंट्री में टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। अच्छे से याद रखना, टोटल कंट्री में 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। 2 बीआरबीएनएमपीएल के अंतर्गत हैं और 2 एसपीएमसीआईएल के अंतर्गत हैं। तो 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। और ये 2 प्रिंटिंग प्रेसेस कहाँ कहाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो नासिक में जो सबसे पुराने वाली है वो कहाँ पर है? नासिक, महाराष्ट्र में। और एक है देवास में। एक है कहाँ पे? देवास। देवास कहाँ पर आता है? एमपी में। तो जो सबसे पुरानी प्रेसेस हैं जहां पे नोट छपते हैं वो है नासिक और देवास, ठीक है। अब देखिए मिंटिंग प्रेसेस भी हैं, यानी कॉइन, कॉइन जो मिंट करता है, कॉइन जो मिंट करता है वो एसपीएमसीआईएल ही करता है। जो बीआरबीएनएमपीएल है वो सिर्फ नोट प्रिंट करता है, कॉइन मिंट नहीं करता। ध्यान से इसे डिफरेंस अपने दिमाग में रखना कि जो बीआरबीएनएमपीएल है वो सिर्फ नोट प्रिंट करता है, कॉइन मिंट नहीं करता है। एसपीएमसीआईएल नोट भी प्रिंट करता है, कॉइन भी मिंट करता है और सिक्योरिटी भी प्रिंट करता है, ठीक है। नोट भी प्रिंट करता है, सिक्योरिटी प्रिंट करता है, कॉइन भी मिंट करता है। तो मिंटिंग प्रेसेस कहाँ कहाँ है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले देख लेते हैं, देखो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स स्टार्टेड एट कलकत्ता, mint in 1790. Modern machinery was brought from England and second mint was established. Bronze, silver and gold coins were getted mint from this mint. तो 1790 में मशीन आई थी और कलकत्ता में ये मशीन आई थी और तब से अगर हम देखें तो कंट्री में यहाँ पे कॉइन मिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रेस की अगर हम देखें ये कौन कौन सी प्रेसेस हैं एसपीएमसीएल के अंतर्गत, तो जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर प्रिंटिंग प्रेसेस भी हैं, मिंटिंग प्रेसेस भी हैं। इसके अंदर 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, एक नासिक में है और एक आपकी देवास में है। देन इसके अंदर कॉइन्स भी जो होते हैं मिंट होते हैं। तो कॉइन्स कहाँ कहाँ मिंट होते हैं? कॉइन्स आपके एक तो नोएडा में मिंट होते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। फिर एक मुंबई में प्रेस है जहाँ पे कॉइन मिंट होते हैं। फिर देन हैदराबाद में भी है जहाँ पे कॉइन मिंट होते हैं और फिर कोलकाता में। टोटल 4 जगह हैं, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता। तो आपको ये नाम अच्छे से याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ कॉइन मिंट होते हैं, ठीक है। अब नोएडा में जो कॉइन मिंट होता है वहां पे क्या होता है? डॉट होता है। आप देखना जब भी जो कॉइन अगर आप देखोगे तो कॉइन में आप देखना कि मान लो कॉइन है, कॉइन के पीछे
कुछ बना होता है, या मान लो ईयर लिखा है तो ईयर के नीचे यहाँ पर कुछ ना डॉट बना होता है, या कोई ना कोई सिंबल होता है, कोई ना कोई सिंबल होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉइन कहाँ का है। तो जो नोएडा के कॉइन होते हैं वहां पर क्या बना होता है, डॉट बना होता है। मुंबई के जो कॉइन्स होते हैं उसमें आप देखना स्टार बना होता है, स्टार। और जो हैदराबाद के कॉइन्स होते हैं उसमें, सॉरी, मुंबई के जो कॉइन होते हैं उनमें डायमंड, देखो मैं डायमंड ही बनाया और फिर मैं स्टार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या बना होता है, डायमंड, डायमंड बना होता है। अगर डायमंड बना हुआ है यहाँ पर तो वो मुंबई का है, और अगर वहां पर स्टार बना हुआ है, अगर स्टार बना हुआ है तो वो हैदराबाद का। और अगर आपको कुछ भी नहीं बना दिखता है तो वो वहां पर वो वेस्ट बंगाल का है। बहुत सारे सिक्के देखोगे कि जहां पर 2005 के नीचे या ईयर के नीचे 2005 का सिक्का है, 2015 का सिक्का है, किसी भी ईयर के नीचे वो सिंबल बना होता है। अगर ईयर के नीचे कोई सिंबल नहीं बना है तो कलकत्ता का। पहले सी लिख के आता था, मुंबई के में एम लिख के आता था, तो वो लेटर हटा दिए, लेटर की जगह सिंबल ला दिए, और कलकत्ता के जो मिंटिंग प्रेस है उसने कोई भी सिंबल नहीं रखा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो सिक्के हैं वो कहां से आते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये एक नया फैक्ट आज जानने को मिला होगा। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का नोट आज भी चलता है। 1 रुपए का जो नोट प्रिंट करता है ना, जो प्रिंट करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और 1 रुपए के नोट को जो इशू भी करता है, जो इशू भी करता है कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। भारत में जितने भी नोट प्रिंट हो रहे हैं उन सारे नोटों को जो इशू करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। जितने भी जो नोट इशू हो रहे हैं उन सारे नोट्स को आरबीआई इशू करता है, ठीक है। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इशू करने का राइट है। 1 रुपए का जो नोट है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर सकती है। आरबीआई 10 रुपए से लेके 2000 तक के जितने भी नोट है वो आरबीआई इशू करता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आरबीआई जो मैक्सिमम अमाउंट का नोट जो छाप सकता है वो 10,000 तक का नोट छाप सकता है, 10,000 तक का अलाउड है। अभी वो 2000 तक का छाप रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का नोट आरबीआई छाप सकता है, तो मैक्सिमम 10,000 तक का नोट आरबीआई छाप सकता है। अभी 2000 तक का ही छाप रहा है, ठीक है। तो छाप भी रहा है और इशू भी कर रहा है। तो आरबीआई जो है वो 2000 तक का नोट क्या करता है, इशू करता है, 10 रुपए से लेके 2000 तक का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए का नोट प्रिंट भी करती है और इशू भी करती है। तभी आप देखोगे कि 1 रुपए के जो नोट होता है, 1 रुपए के जो नोट होता है उसमें जो सिग्नेचर होता है वो आरबीआई गवर्नर का नहीं होता है। आप जितने भी जो नोट देखोगे 10 रुपए से लेके 2000 तक, उसमें जो भी सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं, आरबीआई गवर्नर के होते हैं। बट जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि 1 रुपए के नोट में किसका सिग्नेचर होता है। तो 1 रुपए के नोट में जो सिग्नेचर होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। किसका होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। वित्तीय सचिव जो होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना भी है इससे और कई बार आया है क्वेश्चन। तो 1 रुपए का जो नोट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, एंड इन 1 रुपी नोट देयर इज अ सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। आई होप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हमारे जो बची है वो क्या बची है, रिबिट बची है, रिबिट है और इफ्टास है। और एक और बॉडी है बीएफएस, उसके बारे में भी मुझे आपको बताना है। लेकिन ये जो बॉडीज हैं, रिबिट हो गया, इफ्टास हो गया और बीएफएस, इन तीनों के बारे में अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।